गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। जी हाँ दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल का संरचना और उसका संगठन जो है वो कैसा है। दोस्तों, आपको पता होगा पृथ्वी के चारों ओर जो सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में जो घिरा हुआ एक सर्किल है, वो जो गैस से बना हुआ है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो 1 अरब वर्ष पहले मानी जाती है, जबकि जो आज की स्थिति है, जो वायुमंडल का रूप है, वो लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। उस समय पर प्री कैम्ब्रियन एज का जो समय था वो रहा होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक ब्लू कलर का जो सर्किल है पृथ्वी के सरफेस के चारों तरफ, वो वायुमंडल को डिनोट करता है। ये पृथ्वी का सरफेस और इसके बीच में जो है ये ब्लू कलर का जो रिंग है जो सर्कुलर फॉर्म में है, वो वायुमंडल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो अस्तित्व है वो लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व बनना शुरू हुआ था। और आज का जो रूप है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो लगभग 60 करोड़ साल के आसपास बन पाया। और ये इसका जो कारण है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। दोस्तों, आपको पता होगा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है बहुत कम है। इस कारण उसका जो सरफेस है, वो जो गैसीय कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पाता है। अर्थात वायुमंडल बनाने के लिए किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ जो है एक लिमिट तक जो है ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन फोर्स है वो होना चाहिए, जो पृथ्वी के पास है। और इसी कारण से पृथ्वी के पास जो है चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, वो आज इसकी उपस्थिति के कारण जो हमारी पृथ्वी है, जिस पर जनजीवन है, ये सुजला सुफला बनी हुई है, वो वायुमंडल के कारण है। नहीं तो ये चंद्रमा की भांति एक निर्जन होती। आप लोगों को पता होगा, अगर चंद्रमा की स्थिति की बात करते हैं, जो सूर्य के सामने पाए जाने वाला जो भाग होता है चंद्रमा का, उसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है दिन में, और वही रात में जो है उसका लगभग -100 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो ये स्थिति पृथ्वी की भी होती, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी स्थिति कोई दिखाई नहीं देती है। और उसके पीछे जो कारण है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला वायुमंडल है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल गर्मी को रोक कर रखने में जो है एक जो ग्रीन हाउस होते हैं, कांच के घर जो होते हैं, उसकी तरीके से कार्य करता है। हम ग्रीन हाउस गैस या जो ग्रीन हाउस है वो क्या है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो चारों तरफ गैस है, जो गैस का गोला है पृथ्वी के चारों तरफ, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, इसमें कई इस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन और ओजोन जैसी जो है मुख्य गैसें हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनका परसेंटेज अगर जानने की कोशिश करते हैं तो नाइट्रोजन जो है लगभग 78% और ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के आसपास पाई जाती है। अगर इन दोनों को हम मिला लें तो 98% के आसपास का इनका अस्तित्व है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.93% है, जो 1% के आसपास है। और टोटल मिलाकर ये 99% के आसपास बैठ जाता है, 3 गैसें। बाकी शेष जितने भी गैसें हैं पृथ्वी पर जो पाई जाती हैं, वो सब 1% में पाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जिनॉन, ओजोन का प्रतिशत। दोस्तों, इनका क्रम जो है प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाता रहता है पेपर में, तो आप लोग इसे तैयार करेंगे और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर जो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो है जो वायुमंडल का प्रेशर है, जिसे हम वायुदाब कहते हैं, या जो हवाओं की जो पावर्स है जिसके कारण हम एक धक्का महसूस करते हैं, वो और जो प्रकाश का परावर्तन है, उनका जो आभास होता है वो नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो गैस है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन की जो जलने की शक्ति है उसको कम करती है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं होती तो ऑक्सीजन जो है लगभग सारी चीज़ों को जला देती। हाँ दोस्तों, सारी चीज़ों को जला देती। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न हो तो आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में जो एक बड़ा और काम करती है नाइट्रोजन, वो पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। आप लोगों को पता होगा मनुष्य के जो शरीर में
प्रोटीन पाई जाती हैं वो लगभग 20 प्रकार की हैं और मनुष्य का शरीर केवल 10 प्रकार की प्रोटीन का ही निर्माण कर पाता है। शेष प्रोटीन हम वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति जगत से, दाल के माध्यम से या फिर और साग या जो हम सब्जियां खाते हैं उसके माध्यम से। और ये जो वनस्पति जगत है ये नाइट्रोजन के कारण प्रोटीन का निर्माण कर पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ही ऐसा तत्व है जो प्रोटीन के मुख्य तत्व में पाया जाता है, जिसमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है। तो हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के बगैर तो आप लोग जान ही जाते हैं कि जीवन संभव है ही नहीं है। तो इसमें मैं और ज़्यादा क्या बात बताऊँ, बस ये बात कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन के अभाव में जो है ईंधन नहीं जल सकता है और यह ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। वायुमंडल में इसका जो विस्तार है वो लगभग 65-70 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 65-70 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ज्वलनशील जैसे ईंधन है, जो आजकल डीजल पेट्रोल से चलने वाले जो ईंधन है जिन्हें हम अंतर्दहन इंजन कहते हैं, वो सब ऑक्सीजन की वजह से चल पा रहे हैं। और मनुष्य या जो जीव जगत है जिसमें वनस्पति और जो जंतु जगत है वो दोनों आते हैं और उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो जारण होता है, उसका जो कंबक्शन हो रहा है वो ऑक्सीजन के कारण हो पा रहा है। और उसी के कारण से जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो उसी समय पर कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा के कारण मनुष्य का या जो जीव जगत है उन सब का टेम्परेचर जो है मेंटेन रह पाता है। और उस टेम्परेचर के कारण जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन हैं, उनका सबका ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये सबसे भारी गैसों में से एक है। इसी कारण वायुमंडल के सबसे निचले स्तर पर पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है आपको कितना पता है? 0.03%। ये 0.03% पाई जाती है। और यह गैस जो है सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन होता है, जिसकी वेवलेंथ जो है कैसी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। सूरज से आने वाला जो रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन कहलाता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है, अर्थात उससे पार हो जाती है। जबकि पृथ्वी से लौटने वाली जो रिफ्लेक्शन होता है, जो रेडिएशन का सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है, जब वो लौट करके वापस जाती है तो उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि उसको रोक लेती है। इस प्रकार से एक तरीके का ग्रीन हाउस बन जाता है। इस ग्रीन हाउस के कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री के आसपास पाया जाता है दोस्तों। अगर इसकी मात्रा और हो जाए तो पृथ्वी का औसत ताप बढ़ जाएगा। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। आप लोगों को पता होगा, इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पाया जाता है। इसी कारण ये पहली गैस है। इसकी उपस्थिति लगभग 1100-1200 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाती है। और जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है उनमें से एक गैस है ओजोन। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के एक गैस का निर्माण करते हैं, जिसको हम ओजोन कहते हैं। आपको पता होगा ओजोन की जो उपस्थिति है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो 10 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाती है। और इस गैस का जो मुख्य काम है वो अल्ट्रावायलेट रेज को वापस कर देना है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। और इनकी उपस्थिति के कारण जो है जीवों की जो त्वचा होती है उस पर कैंसर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हाई एनर्जी बीम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के सरफेस पर आ जाए तो यहाँ पर वनस्पतियाँ और जो जीव जंतु हैं सब के सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उससे जो इनका डीएनए है वो डिफॉर्म हो जाएगा और हम लाइफ को जो लाइफ की जो कंसेप्ट है उसको हम भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसको रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है? ओजोन गैस। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब हम बात करेंगे वाटर वेपर की। वाटर वेपर क्या है? जी हाँ दोस्तों, पानी जो वायुमंडल में पाया जाता है, 5% तक पानी जो है वायुमंडल में वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा पानी ही एक ऐसी चीज़ है पृथ्वी पर जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जी हाँ दोस्तों, सॉलिड एंड लिक्विड गैस। सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में, लिक्विड मतलब पानी के फॉर्म में, और गैस मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, जलवाष्प के रूप में। और ये अलग अलग कार्य करता है पृथ्वी पर। तो जो वाटर वेपर है उसका क्या काम है?
वायुमंडल में वाटर वेपर मिलती है और आज की जो चर्चा है वायुमंडल से, तो इसी पर चर्चा करते हैं। तो जितना भी प्रेसिपिटेशन होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी के वायुमंडल में जो वर्षण की क्रिया होती है, जो बारिश की क्रिया होती है, बारिश मतलब खाली पानी थोड़ी ही, उसमें बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं, जैसे क्लाउड्स हैं, फॉग्स हैं, रेन है, स्नो है, स्लीट है, हेल है, ये सब के सब प्रेसिपिटेशन का पार्ट हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षण है, ये किसके कारण है? जल वाष्प के कारण है। और साथ ही साथ वायुमंडल में जो पाई जाने वाली ऐसे कारक हैं जो इनको कंडेंस कर देते हैं वाटर वेपर को, जो वाटर वेपर का संघनन करते हैं, जो उसको ठंडा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? धूल के कण कहते हैं या अशुद्धियाँ कहते हैं। तो इस कारण से जो है प्रेसिपिटेशन संभव हो पाता है। साइड में आप अपनी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें एक साइकिल दिखाया गया है वाटर वेपर का, जो सन के रेडिएशन के कारण जो है समुद्र का पानी ऊपर जा रहा है और उसके कारण जो है कंडेंसेशन के कारण क्लाउड्स का बनना शुरू हो रहा है। जो क्लाउड्स जो है जब बहुत ऊंचाई वाले स्थलों पर भागते हैं तो वहाँ पर ये बर्फ़ के रूप में नीचे गिर जाते हैं, जिससे ग्लेशियर का निर्माण होता है और उन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। साथ ही साथ कुछ बादल जो हैं जो घाटियों में फंस जाते हैं या कहीं लो प्रेशर वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन संभव हो पाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जल वाटर वेपर जो है वो भी एक जो क्लाइमेट है अर्थ के चारों तरफ, वो किसकी वजह से कारण हो? वाटर वेपर के कारण है। जलवायु का जो निर्माण है या वाटर वेपर की जो प्रतिशत है उसी के हिसाब से जलवायु का निर्माण होता है। अगर इसकी संख्या अधिक है, इसका प्रतिशत अधिक है वायुमंडल में, तो वहाँ पर मानसूनी हवाएं कह सकते हैं। अगर इसकी संख्याएं, इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अगर कम है तो फिर वो शुष्क एरिड टाइप की जो है जो क्लाइमेट है वो बन जाएगा। जल वाष्प जो है पृथ्वी पर दो प्रकार के इफेक्ट दिखाती है। पहला जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा लेटेंट हीट का कंसेप्ट है। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इस प्रकार का ग्रीन हाउस होता है जैसा कि कांच से बना हुआ घर। आप लोग देखते होंगे कार जो है अगर बाहर खड़ी हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि सन का जो रेडिएशन है, कांच उसको ट्रांसपेरेंटली अंदर आने देता है, उसको अलाउ करता है। लेकिन जब रेडिएशन कांच के अंदर रखी हुई वस्तु जैसे सीट या उसके अंदर जो भी चीज़ें रखी रहती हैं, उनको जब गर्म करके वापस लौटने की कोशिश करता है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। और बढ़े हुए वेवलेंथ के लिए जो है कांच ट्रांसपेरेंट नहीं है, अर्थात वो उससे टकराकर वापस गाड़ी के अंदर घूमती रहेगी। इससे ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है और उसका ताप जो है वो बढ़ जाता है। तो वाटर वेपर जो है पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऐसा ही कार्य करता है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सन से रेडिएशन आया और कुछ वापस चला गया लेकिन ज़्यादातर ब्लॉक हो गया। और उसको ब्लॉक करने में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो वाटर वेपर है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इससे जो है पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म रहता है और जो दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो लगभग एक जैसा बना रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट अभी मैं बात कर रहा था, जो पानी है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जो सॉलिड है उसमें मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक होते हैं पानी के। अगर उसकी ऊर्जा बढ़ा दें तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स का सॉलिड के अंदर, वो उसके विरुद्ध काम करते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कहीं भी आना जाना शुरू कर देते हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर वो अपने सरफेस को ही छोड़ दे, अगर और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाए तो वो अपने सरफेस को छोड़ देता है, तो उसको हम गैसियस फॉर्म कहते हैं। तो पानी जो है वेपर में बदल जाएगा और वाष्प में बदल जाएगा, जिसको हम गैसियस फॉर्म कहते हैं। तो जैसे जैसे हम सॉलिड से गैस की तरफ चलते हैं तो जो अवेलेबल हीट है, जो एनर्जी है, वो बढ़ जाती है। जब इसका प्रेसिपिटेशन होगा, जब पानी वेपर जो है पानी में बदलेगी, तो जो उसके अंदर हीट थी, जो छुपी हुई हीट थी, जिसे लेटेंट हीट कह रहे हैं, वो बाहर निकल जाएगी। आपने देखा होगा जब बारिश होने वाली होती है तो गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि उस समय पर प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है वेपराइजेशन का, और वो जो है क्लाउड्स के फॉर्म में बदल रही होगी। तो उस समय पर वो बहुत सारी हीट निकालता है, उसी की वजह से गर्माहट महसूस होती है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली अशुद्धियों की। तो वायुमंडल में जलवाष्प गैस के अतिरिक्त जो है कुछ छोटे छोटे कण भी मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे नमक हो गई, धूल के कण हो गए, धुआं हो गया, राख हो गई, इस प्रकार के छोटे छोटे कण मिलते हैं, जिनके जो स्रोत हैं, जैसे नमक कहाँ से आती है? समुद्री नमक, समुद्र के पानी से जब वेपराइजेशन होता है तो उसमें कुछ साल्ट जो है ऊपर चली जाती है।
सूक्ष्म मिट्टी के कण, छोटी छोटी मिट्टी के कण, ये निर्माण कार्य से या खेती के कार्यों से या जो इंडस्ट्री में कार्य हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, उन सब के कारण जो है सूक्ष्म मिट्टी ऊपर जाती रहती है। धुआं इंडस्ट्रियलाइजेशन से जाता है, इंडस्ट्री के चलने से, या ट्रांसपोर्टेशन के जो आज आधुनिक जिसे हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करते हैं, आंतरिक दहन इंजनों की बात करते हैं, उसके जलने से जो है वो धुआं ऊपर जाता है। राख, पराग मतलब पॉलिनेशन, जो पौधों के फूल होते हैं उनमें चिपके रहते हैं, तो वो भी जाते रहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के समय बहुत सारी धूल निकलती है, धुआं निकलता है, गैसें निकलती हैं। और कोई एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो जल करके छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय अशुद्धियाँ जो है वो उत्पन्न होती है। इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये वायुमंडल में नहीं होगी तो वेपर जो है उसका प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं। तो ये एक तरीके से आर्द्रता ग्राही हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक हैं ह्यूमिडिटी की, है ना, ये उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो इस प्रकार से इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल के स्तरीकरण है, उसका स्टेरिलिफिकेशन है। तो स्टेरिलिफिकेशन मतलब उसमें लेयर कैसे कैसे मिलती हैं, और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है उसकी संरचना कैसे है, उस पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जुड़े रहें और डेल्टा एकेडमी का फ़ायदा उठाते रहें। अगली वीडियो में पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।